सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है? मस्त। आज दिवाली का अवसर है, तो मेरी तरफ से आप सभी को अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस दिवाली। मे गॉडेस लक्ष्मी bless us with all the divinity, with all the divine energy that is required to proceed in our life. So with this note, let us continue our lecture on optics. We were discussing about uh, refractions and इसके पीछे जो पार्ट को मैंने डिस्कस किया था वो हमारा कुछ और था, प्रिज्म था, एंगल ऑफ डेविएशन, उन सब टॉपिक्स पे मैंने डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये दो फिनोमिना ऑप्टिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना जिसे आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट किया जाए। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्रिटिकल एंगल होने के लिए जो होता है वो ये होता है कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। दैट मीन्स द सेकेंड मीडियम शुड हैव greater refractive index as compared to the first medium. All right, so second medium refractive index is greater than first medium. तो पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। उसमें क्या है कि if you incident light at a certain angle of incidence, instead of going straight, it deviates from its path or it bends away from the normal. And that is angle of refraction. इसके केस में हम लोगों ने क्या देखा? Angle of refraction is greater than angle of incidence. All right? तो अब क्यूरियोसिटी यहां से जगता है कि अगर इतने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट इतना ज्यादा बेंड कर गया तो क्यों ना इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा करके चेक किया जाए। अगर इसे बढ़ाया जाए तो क्या होगा? फिर एक्सपेरिमेंट किया गया, बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसे एंगल पे पहुंचा, एक ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे पहुंचा जिसपे लाइट जो है इस सरफेस से ग्रेज कर गया, मतलब द रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजेस द इंटरफेस और मेक्स 90 डिग्री विद द नॉर्मल। ठीक है, और मेक्स 90 डिग्री विद द नॉर्मल। तो ये हमारा क्या हो गया? ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया जिसपे लाइट गेजेस द रिफ्रैक्टेड रे गेजेस द इंटरफेस। तो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नथिंग बट क्रिटिकल एंगल। सो थीटा सी इज व्हाट? क्रिटिकल एंगल। इट इज नथिंग। तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर इन विच एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस द रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजेस द इंटरफेस और मेक्स 90 डिग्री विद द इंटरफेस। सो ये एंगल जो हमारा हो गया वो क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल हो गया। तो बाय स्नेल्स लॉ हम लोग ये क्या जानते हैं? बाय स्नेल्स लॉ μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। ये सभी को जानते हो, यानी कि अगर μ1 लिखा जाए तो ये sin i के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल एंगल? दिस sin i इज इक्वल टू व्हाट? sin थीटा c। सो कैन यू राइट sin थीटा c इज इक्वल्स टू sin μ2 into sin r. What is that r? Here r is what? 90 degree in case of critical angle. So this is sin 90 degree. When you will simplify this, what will you get? μ1 sin theta c is equals to what? μ2, because sin 90 is what? 1. So sin theta c is given by μ2 equal to μ1, जिसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, दैट इज μ2 और प्रीफिक्स में हमने 1 लिखा। अगर ये उल्टा होता, μ1 बाय μ2 होता, तो हमें क्या लिखना होता? μ1 और μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। बट हमारे पास क्या आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो इसे लिखने का जो शॉर्टकट या स्टैंडर्ड तरीका है वो इस तरह होता है। तो हमारा सेकेंड मीडियम यहाँ पे कौन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सेकेंड मीडियम हमारा क्या है? वाटर। और फर्स्ट मीडियम क्या है हमारा? एयर। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये देखो 2 1 है ना, 2 1 पीछे, यहाँ वाटर और यहाँ एयर। ये हमारा स्टैंडर्ड टेक्निक हो गया। तो हम लोगों को क्या निकल के समझ में आया? साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू व्हाट?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, राइट। ये हमारा फाइनल सिंबल आ गया, ठीक है। तो थीटा सी का अगर वैल्यू निकालते हो तो हमारे पास साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। हमारे पास ये सिंबल आ गया। इसी को मेन ये इक्वेशन है, ये समझ गए तो इसको क्या करना है, साइन थीटा सी की जगह थीटा सी निकालोगे तो साइन उधर चला जाएगा। मैथमेटिक्स पढ़े होगे सभी कोई, तो ये साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये हमारे पास आ गया। ये क्लियर है सभी को। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया बाय स्नेल्स लॉ, फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। मिटाए सर, समझ गए होगे। अब एक क्या किया जा सकता है कि इसे कुछ और आइडियलाइज किया जा सकता है। अब इसमें करना क्या है कि अगर इस सर्टेन एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करने से लाइट एक सर्टेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे बेंड कर रहा है, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया गया तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आया जहां पे लाइट जो है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो इंटरफेस के साथ 90 डिग्री बनाया। मतलब द रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजेस द सरफेस और मेक्स 90 डिग्री विद द नॉर्मल। अब सवाल उठता है कि अभी भी चांसेस है इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करने का। हम लोगों ने क्या किया कि इसे और बढ़ा करके देखा। एक सर्टेन एंगल पे हमने लाइट को इंसिडेंट किया और उस एंगल पे पाया गया कि अब तो देखो मिनिमम इतने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट को इंसिडेंट करने से लाइट रिफ्रैक्टेड है 90 बना दिया। अब तो उसके पास रिफ्रैक्ट होने का कोई रास्ता नहीं है, अब कहाँ वो बेंड करके जाएगा। और यहाँ हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने का अभी भी बहुत तरीका है, रास्ता है। तो बढ़ाने से क्या देखा गया कि जो रिफ्रैक्टेड रे था विल नाउ गेट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में जो था, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्रैक्टेड रे इन प्लेस ऑफ रिफ्रैक्शन gets reflected back into the same medium, then that angle of incidence is found to be greater than theta c। मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे अगर तुम लाइट को इंसिडेंट कराओगे तो इन प्लेस ऑफ रिफ्रैक्शन यू विल गेट रिफ्लेक्शन इवन इफ द मीडियम इज ट्रांसपेरेंट। हम लोग क्या जानते हैं कि मीडियम अगर ट्रांसपेरेंट होता है तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आसानी से चला जाएगा, पास कर जाएगा। बट हियर यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्रिटिकल एंगल पे, मतलब रिफ्रैक्शन पे खासकर। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा लाइट उतना ज्यादा डेविएट कर गया, देख रहे हो, डेविएट इतना हो गया कि अपने ही सेम मीडियम में आकर के रिफ्लेक्ट हो गया। मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो गया। जिस एंगल पे इसने लाइट को क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर पे रखने से जब लाइट को सेम मीडियम में बाउंस बैक करा दिया तो ये एंगल क्या हो जाएगा, यही एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो हो जाएगा हमारे पास, ये जो एंगल अभी आएगा दैट इज व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसलिए इसे आरएफ कर दो, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू आरएफ, इसलिए जिस एंगल पे ये इंसिडेंट होगा उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। तो इस केस में क्या हमें देखने को मिला कि इस एंगल पे जब थीटा सी से क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे लाइट को इंसिडेंट किया गया तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो गया, अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर गया, मतलब वापस हो गया। तो ये क्या हो गया, इट इज द केस ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन और यू कैन से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये हमारा कंसेप्ट था क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है, जैसे डायमंड का चमकना। एक जो डायमंड इतना शाइन करता है उसके पीछे का रीजन क्या है, ये सभी कोई जानते हो कि TIR के वजह से ही जो डायमंड है वो इतना ग्लो करता है, वो इतना शाइन करता है। ग्लो नहीं, शाइन करना है, यानी कि अगर कम लाइट में भी डायमंड को देखा जाए तो वो उस कम लाइट को भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की मदद से अपने आप को इतना स्पार्क करता है, ऐसा लगता है कि कितना शाइन ब्राइट, कितना अनोखा चीज है। इसी कुछ नेचर के वजह से डायमंड इतना प्रीशियस स्टोन माना जाता है। एक दुनिया का सबसे हार्डेस्ट स्टोन भी डायमंड है ना, सब्सटेंस। और दूसरी बात, इसका ये जो फिजिक्स, इतना कमाल का फिजिक्स डायमंड में देखने को हमें मिलता है, इस वजह से भी डायमंड काफी खास हो जाता है हमारे लिए। इट्स वेरी स्पेशल फॉर अस, ठीक है। तो देखो, तो डायमंड का जो तुम देखोगे जब रॉ मटेरियल में मिलता है, मतलब रॉ मटेरियल में से जब रॉ फॉर्म में मिलता है, जब कोयले के खदानों को खोला जाता है तो उसमें पाया जाता है, ये तो सभी जानते हो। बट वो क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं क्या, उतने अच्छे से तरीके से रिफाइंड मिलता है क्या, नहीं, वो रॉ स्टेट में होता है। उसे
तराशा जाता है। ज्वेलर्स जो होते हैं, मतलब जो भी ज्वेलरी होते हैं, उसको तराशते हैं, मतलब उसको पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने के बाद उसको एक सर्टेन एंगल पे कट करते हैं उसके फेसेस को। तुम देखोगे कि जैसे एक कॉर्नेटो आइसक्रीम खाया हो ना, ये कैसे कोन बना होता है, तो वो कोनिक शेप में होता है, बट हर शेप में एक फेस होता है, हर फेस एक डेफिनेट एंगल पे इंक्लाइंड होता है। मतलब काफी सारे ऐसे ऐसे एंगल पे, काफी सारे एंगल्स पे इंक्लाइंड होते हैं। तो जब लाइट एक सर्टेन एंगल पे पड़ता है, तो जब लाइट गिरा यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट उसका फेस कटिंग ही इस तरह होता है कि जब तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस से मतलब जितना उसका क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल मतलब लाइट को बाहर निकलने देगा, रिफ्रैक्ट करने देगा कि नहीं देगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिटिकल एंगल यहाँ पे। तो यानी कि जैसे कि डायमंड किस मटेरियल का बना है, तो डायमंड अपने आप में ही एक मटेरियल है, ठीक है, तो उसका अपना एक सर्टेन क्रिटिकल एंगल होगा। ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 42 डिग्री, ठीक है, 42 डिग्री। तो 42 डिग्री से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अगर लाइट गिरे तब क्या होगा? उस केस में अगर ग्लास का ही डायमंड बना होगा तो उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो जाएगा, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस हो जाएगा। तो यही चीज होता है डायमंड के केस में। अगर मान लो कि डायमंड का कुछ सर्टेन क्रिटिकल एंगल रहा होगा उसके मटेरियल का, तो उस एंगल और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर जब लाइट को इंसिडेंट कराया जाएगा तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो हम लोग को कराने की जरूरत नहीं है, उसका फेस कटिंग ही इस तरह होता है कि लाइट जब गिरता है तो वो 42 डिग्री से ज्यादा या फिर उसके क्रिटिकल एंगल वैल्यू से ज्यादा एंगल पे गिरता है, इसलिए लाइट अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है। बात समझ में आया? तो ये था हमारा कंसेप्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल का, जो कि हमारे बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आता है कि किन किन फैक्टर्स पे ये क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो हमारे पास दो बहुत ही मेजर फैक्टर्स निकल के आते हैं ये जानने के लिए कि हमारा क्रिटिकल एंगल किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर्स है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, और दूसरा है हमारा वेवलेंथ ऑफ लाइट, और कलर ऑफ लाइट, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ लाइट, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, सॉरी, एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट और कलर ऑफ लाइट। तो टेम्परेचर से तो साफ समझ में आ रहा है कि when we will increase the temperature of any medium, उसका क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या? वो जितना ज्यादा डेंस होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर गैप इंक्रीज करेगा मीडियम का, और जब गैप इंक्रीज करेगा तो उसका ओपेसिटी घट जाएगा, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी घटेगा। बात समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल पे बहुत जोर इफेक्ट पड़ता है। कि हमारा किसका फैक्टर्स है? क्रिटिकल एंगल के फैक्टर्स हैं। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाओ और क्रिटिकल एंगल को घटाओ, बात खत्म। जितना ज्यादा वाइड होगा क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा, मतलब कम एंगल पे भी लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस कर सकता है, ठीक है। तो देखो दूसरा, ये तो इजी था। सेकंड मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट और कलर ऑफ लाइट। तो देखो हमें ये पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा वायलेट का जो होगा रेड के कंपैरिजन में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का केस में ज्यादा हो जाएगा। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, इसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं, वेवलेंथ सबसे कम होता है, जिसकी वजह से उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस किसी पर्टिकुलर मीडियम का क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, यानी कि वायलेट लाइट ज्यादा बेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे ये पाया गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो क्रिटिकल एंगल होता है ये एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने एक रिलेशन देखा था ना यहाँ पे, साइन थीटा सी इक्वल टू μ2 बाई μ1, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे पास इसका एक इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उस केस में क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये हमारे पास साफ दिख रहा है, सामने से नजर आ रहा है कि अगर कम हो जाएगा तो क्रिटिकल एंगल वेवलेंथ पे अगर डिपेंड करना होगा तो कैसे कर सकते हैं? जो हमारा टॉपिक है वेवलेंथ क्रिटिकल एंगल, इस दोनों का क्या रिलेशन है? तो वेवलेंथ देखो इस पे इनवर्स है ना, ये भी इनवर्स है, यानी कि वेवलेंथ बढ़ाओगे तो क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा, यानी कि रेड कलर का जो क्रिटिकल एंगल होगा वो तुम्हारा वायलेट के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में? रिलेशन से साफ नजर आ रहा है।
इसीलिए रेड अगर लाइट तुम किसी भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मारोगे और वायलेट लाइट से दोनों मतलब सेम एक्सपेरिमेंट को करोगे तो क्रिटिकल एंगल जो होगा रेड के लिए ज्यादा निकल के आएगा। मतलब ज्यादा क्रिटिकल एंगल होने का मतलब है इसका TIR होने का चांसेस कम है और इसका ज्यादा है, क्योंकि ये कम क्रिटिकल एंगल होने की वजह से अगर कम एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दोगे तो ये जल्दी इसका मतलब क्या बोल सकते हैं TIR होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो बात समझ में आया, ये एक रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स निकल के आ गए। क्या क्या फैक्टर्स थे? टेम्परेचर ऑफ द मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट और कलर ऑफ लाइट। ये बात समझ में आ गया सभी को? चलो इस पे बेस्ड एक आध न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स या फिर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो तुम्हारे क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्शन को बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं, कुछ हमारे पास बुक्स भी है, उससे हम लोग देखते हैं एक आध क्वेश्चंस। जैसे कि देखते हैं, एक प्रिज्म है, लेट अस कंसीडर दैट प्रिज्म टू बी इक्विलैटरल। मतलब ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है ना। अब ये 60 डिग्री पे है तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी भी जगह से लाइट को इंसिडेंट कराओ। चलो हमने लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट कराया, मतलब इट इज फॉलिंग नॉर्मली ऑन दिस सरफेस। इसके कंपैरिजन में इसका देखो क्या है, एंगल 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यानी कि ये लाइट सीधा क्रॉस कर जाएगा। तो क्रॉस करने का मतलब है, अब हम लोग देखेंगे कि इस पर्टिकुलर जगह पे, तो सबसे पहले नॉर्मल बना लो भाई, तभी तो पता चलेगा कि लाइट इस मीडियम दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट करेगा या फिर रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा सेम मीडियम में। तो हमारे पास कैसे इसको फाइंड आउट करोगे? तो इसके रिस्पेक्ट में, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ये एंगल कितना है, ये एंगल हम लोग को निकालना है। तो ज्योमेट्रिकली हम लोग देखेंगे पहले। तो देखो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो, यहाँ 60 है, ये क्या है 90, 60 और 90 कितना हो गया 150, और 150 और प्लस ये थर्ड एंगल करोगे तो 180 हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री इधर आ रहा है तुम्हारा। तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री। अब देखो ये एंगल और ये पूरा मिलकर के 90 है ना नॉर्मल के साथ, तो दो एंगल सम मिलके 90 है, ये 30 है, ये हमारा क्या हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। और 60 डिग्री क्या है, ये ग्लास प्रिज्म है, तो ग्लास का जो थीटा सी होता है वो लगभग 42 डिग्री होता है। हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना पे है 60 डिग्री पे है ना, यानी कि ये रिफ्रैक्ट करेगा ही नहीं, ये सीधा जाएगा और क्या होगा, ये सीधा निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब जिस एंगल पे ये गिरा, यानी किस एंगल पे गिरा, 60 डिग्री के एंगल पे गिरा ना, तो ये 60 डिग्री के एंगल पे गिर करके ये सीधा निकल जाएगा। मतलब ये सीधा निकलने का मतलब ये फिर भी अभी भी नॉर्मली गिर रहा है, थोड़ा डायग्राम को और क्लियर देखना होगा। तो ये नॉर्मली गिरे और क्या हो गया, बाहर आ गया। तो इस केस में हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या देखा कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होने के बावजूद भी लाइट रिफ्रैक्ट नहीं किया। क्या हो गया, ये TIR का केस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, मिटा दूं? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, आज ज्यादा लंबा पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, 45 राइट एंगल ट्राइंगल। चलो ये 45, ये 90, ये 45। ठीक है, ये 45, 45, 90 तुम्हारे पास दिया हुआ है। अब हमारे पास सवाल उठता है कि लाइट को यहां से नॉर्मली अगर गिराया जाए, इंसिडेंट कराया जाए, तो आगे का प्रोसेस क्या हो सकता है। तो दिमाग है सबसे जरूरी बात कि लाइट अगर नॉर्मली गिरे तो वो सीधा निकलता है। ये 90, मतलब ये भी हमारे पास 90 का एंगल बना रहा है और तीनों मिलकर 180, तो ये क्या हो जाएगा 45, ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, तो ये एंगल 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 हो गया। और 45 जो है इज ग्रेटर देन थीटा सी, 42 से ग्रेटर है ना 42 डिग्री से, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्शन कब होता है, जिस एंगल पे ये इंसिडेंट हुआ है, अब क्योंकि ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है सेम मीडियम में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ सेम हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये सीधा नीचे आएगा, है ना, दिख रहा है साफ। तो हमारे पास ये रिफ्लेक्ट हुआ और इस जगह पे आ गया। तो इस जगह पे आने के बाद हम लोगों ने क्या देखा, ये नॉर्मली आया और इधर स्ट्रेट निकल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अ प्रिज्म
having one of its angle 90 degree, 130, another 60 degree. ठीक है, अब इस पे एक लाइट को इंसिडेंट कराया जाएगा, लाइट को इंसिडेंट कराया गया और ये इंसिडेंट हुआ तो लाइट इज फॉलिंग नॉर्मली ऑन दिस प्लेन सरफेस, सो इट विल पास अनडेविएटेड. अनडेविएटेड पास हो गया, थोड़ा सा डेविएशन डायग्राम की वजह से हो सकता है, इरेगुलर सरफेस होने की वजह से, जस्ट नेग्लेक्टेड, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लॉ इट हैज पास्ड अनडेविएटेड, राइट. अब उसके बाद हम लोगों को चेक करना है कि कितने एंगल पे ये इस पर्टिकुलर सरफेस पे इंसिडेंट हुआ है, कि यहाँ से अब ये लाइट बाहर आएगा या TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ये चेक करने के लिए हम लोग को देखना होगा कि ये 60 है, ये 90 हो गया तो 150 हो गया, तो हमारे पास ये एंगल 30 डिग्री, तो 180 का सम कंप्लीट हो गया. अब ये दोनों लाइन मिल करके हमारे पास क्या होगा, 90 है, तो 90 में 30 माइनस कर दोगे तो ये 60 डिग्री का एंगल है. यानी कि नाउ दिस 60 डिग्री इज व्हाट ग्रेटर देन द थीटा सी, दैट इज 42 डिग्री सी. तो यहाँ पे लाइट क्या होगा, इट विल नॉट रिफ्रैक्ट इनटू द अनदर मीडियम, it will reflect back in the same medium at an angle what, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इस जगह पे ये भी 60 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, अब इस जगह पे हम लोग को देखना है कि नाउ एट दिस प्लेन सरफेस whether light will refract into another medium or it will be reflecting back into the same medium. तो let us check it out. अब हम लोगों को क्या है, ये दोनों भी मिलकर के 90 बना रहा है ना, ये 60 हो गया तो ये 30 है ना, तो 90 और 30 कितना हो गया 120. तो यहाँ पे कितना एंगल हो गया 60 डिग्री, फिर ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा 90, तो इस जगह पे कितना हो गया 30 डिग्री. यस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस पॉइंट, दैट इज 30 डिग्री. मतलब 30 डिग्री यहाँ पे क्या हो गया, थीटा सी से स्मॉल हो गया. तो नाउ द ऑनगोइंग रे इन प्लेस ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट पासेस to another medium and that should be away from the medium. तो ये हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस कह सकते हो. ठीक है, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया. तो इस जगह पे हम लोगों ने क्या देखा कि लाइट, देखो ये कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, इस सेम क्वेश्चन में हम लोगों ने दोनों चीजों को देखा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और यहाँ रिफ्रैक्शन दिख गया. तो ये सिर्फ ज्योमेट्री है, अगर ध्यान से किया जाए तो ये क्वेश्चन में किसी तरह का डिफिकल्टी नहीं होगा. बस आप लोगों को करना क्या है कि बस इसे प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा. इन दी अपकमिंग वीडियोस, हमारे वीडियोस में और भी अब क्वेश्चंस ऐड होते रहेंगे, इसीलिए अब कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समय कम है, उसको पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें. अब हमारे कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड रहेंगे. ठीक है, चलो थैंक यू. आई होप कि अब ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और होगा भी आगे फ्यूचर में, इसलिए पढ़ो अच्छे से. गुड लक, जय हिंद.